बहू अनामिका ठेले पे समोसा बनाएगी, इसलिए सारे सामानों का इंतजाम करती है और आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी जल्दी आइए, हमें बहुत देर हो गई। आवाज सुनते ही सासू माँ अंदर से एक छोटा सा पैसों का बक्सा लेकर अंदर से बाहर निकल आती है। क्या बहू, ऐसे तुम चिल्ला रही हो? मैं आ तो रही हूँ। मैं जोर से आवाज लगाई तभी आप निकल आई। अनामिका इस तरह से कह ही रही थी कि इस बीच शारदा कहने लगती है, नहीं तो क्या मैं कुंभकर्ण की बहन की तरह सोते रहती। इस दौरान प्रसाद अंदर से बाहर निकल आते हैं और शारदा की बातें सुन लेते हैं। अरे वाह शारदा, सच मान लेती हो, इसीलिए तो मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ। प्रसाद के इस तरह से कहने पर अनामिका मुस्कुराने लगती है, पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो पैसों के बक्से को जाकर ठेले पे रख देती है। 100 रुपए का छुट्टा रख दिया है, ध्यान से जाके लौट आना। अच्छा ठीक है माँ जी। अनामिका के कहने के बाद शारदा वहाँ से चली जाती है। बेटा कहाँ है बहू? वो गैस के लिए गया है पिताजी। अभी वो गैस के लिए क्यों गया है? गैस खत्म हो गया पिताजी, उन्होंने कहा गैस लेके वो सीधा बाजार में आ जाएंगे, इसीलिए मैं सामान लेके जा रही हूँ। ठीक है बहू, पर किसी पे भरोसा करके उसे उधार में मत देना, क्योंकि हम एक ही जगह पे रोज ठेला नहीं लगाते ना। हाँ पिताजी, पूरा तो बाजारी है, हम वहाँ समोसा बेचते हैं, वहाँ से जो पैसे कमाते हैं उससे हमारा परिवार चलता है, इसलिए पिताजी मैं उधार का खाता नहीं खोलूंगी, तुरंत सबको पैसे देने हैं। सही किया है बहू, अभी तुम जाओ, नहीं तो बेटा गैस लेकर निकल चुका होगा। अब मैं निकलती हूँ पिताजी। इस तरह कहकर समोसे का ठेला लेकर वो घर से निकल आती है। वो मंदारपल्ली गांव था। एक पेड़ के नीचे रमेश गैस सिलेंडर लेकर अनामिका का आने का इंतजार कर रहा था। ये क्या, अनामिका अभी तक आई नहीं? बाजार शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लोग आना शुरू कर चुके हैं, पर अनामिका अभी तक नहीं आई। आखिरकार वो समोसे कब बनाएगी? ये सोचकर वो अनामिका को फोन लगाता है। हेलो अनामिका, तुम कहाँ हो? अभी मैं मंदारपल्ली के बाजार में आई हूँ, आप कहाँ पर हैं? मैं गैस लेकर बाजार आ चुका हूँ, तुम जल्दी आओ। अरे वाह जी, आपके पास कोई मैजिक है क्या? आप घर से निकले, शहर में गए और गैस लेकर सीधा मंदारपल्ली गांव में भी पहुंच गए। बहुत तारीफ कर ली अनामिका, बाजार में एक पेड़ है ना, मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, वहीं पे तुम आ जाओ। इतना कहकर रमेश फोन रख देता है। अनामिका भी फोन रख देती है और ठेले को धकेलते हुए उस पेड़ के पास जाने लगती है। फिर करीबन शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। शारदा खाना पका रही थी और प्रसाद टीवी सीरियल देखते देखते वो रो रहे थे। बेचारी कावेरी कितनी अच्छी बहू है और उसे बदमाश सासू माँ मिली जो बहुत परेशान करती हो। अब पता नहीं उस कावेरी के साथ क्या होगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि शारदा हाथ में चम्मच लेकर प्रसाद के पास आती है। देखती है उसके पति प्रसाद बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं। ये सब दुखी सीरियल देखकर बस आपका रोना शुरू। ये दुख तो कम नहीं होने वाला, मुझे जाके ट्यूशन से बच्चों को ले आना होगा। इस तरह सोचकर शारदा चम्मच सोफे पर रखकर वहाँ से निकल जाती है। शारदा पैदल चलते हुए जाती है। फिर वो ट्यूशन पहुँच जाती है जहाँ हरीश और भव्या पढ़ते थे। वहाँ ट्यूशन से हरीश और भव्या को लेकर वो अपने घर चलते हुए लौट आती है। स्ट्रीट लाइट से मंदारपल्ली गांव बड़ा ही जगमगा रहा था, सुंदर दिख रहा था और अनामिका भी खुशबूदार समोसे बना रही थी। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे आपको बुला रहे हैं, आइए बाबू आइए। इस तरह से वो आवाज लगाती है। लोग समोसा खाने के लिए आते हैं। रमेश पैसे लेके उन्हें समोसे देता है। उसके ठेले में बहुत भीड़ लगी होती है। अनामिका बहुत हो गया, पहले जो समोसे बने हैं ये ठेले के आसपास के लोगों को दे दो, बाद में और जरूरत पड़ेगी तभी तुम बनाना। रमेश के कहने पर अनामिका भी राजी हो जाती है। इस तरह अनामिका जो समोसे थे उसे पैक करके देती है और पैसे लेकर अपने बक्से में रख लेती है। इसी तरह समय निकलता है। तब करीबन रात के 10 बज रहे थे। अनामिका और रमेश समोसे बेचकर घर लौट आते हैं। बच्चों के लिए जो समोसे उन्होंने बनाए थे वो लाके हरीश और भव्या को दे देते हैं। माँ पिताजी के दिए हुए समोसे लेकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। पैसों से भरा हुआ बक्सा ले जाकर अनामिका अपनी सास शारदा को दे देती है। शारदा उस डब्बे को देखते हुए,
वजन थोड़ा कम लग रहा है बहू। वजन कम क्यों नहीं होगा शारदा, कम खाना खाती है और ज्यादा मेहनत करती है, वजन तो कम होगा ही उसका। मैं बक्से का वजन के बारे में कह रही हूँ। शारदा के इस तरह से कहने पर प्रसाद बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चले जाते हैं। जाओ बहू, तुम और बेटा जाके खा लो, मैं एक करी बनाई हूँ। इतना कहकर पैसों का बक्सा लेकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका और रमेश जाके चावल और अंडा करी खाते हैं। बच्चे समोसा खाते हैं। शारदा बिस्तर पे बैठकर बक्से का पैसा गिनने लगती है। अरे शारदा, आजकल बेटा बहू की अच्छी कमाई हो रही है ना, नाती और पोती के नाम पे कुछ पैसे जमा के रखो, वो भी तो बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे वो पैसे खर्च होंगे। हाँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। इस तरह शारदा और उसके पति के बीच बातचीत हो रही होती है। दिन निकल रहे थे। अनामिका और रमेश जहाँ जहाँ बाजार लगते थे वहाँ वहाँ वो समोसे का ठेला लगाते थे और फिर शाम होने के बाद पैसों से भरा हुआ बक्सा लेकर वो घर लौट आते थे। कुछ दिनों के बाद से अनामिका का देखा देखी और भी कई लोग समोसे बना के बेचने लगते हैं। 2 जाते थे तो 3 आते थे, उसके बदले और 4 आ जाते थे। देखते देखते समोसे बेचने वालों की ढेर लग जाती है और जितना व्यापार लोगों का बढ़ता है उसी के साथ साथ अनामिका का जो समोसे का ठेला था वहाँ लोग आना कम कर देते हैं और उसकी कमाई भी कम हो जाती है। एक दिन अनामिका अपना समोसे का ठेला शुरू ना करके बस वहीं पे दुखी होकर खड़ी होती है। वहाँ शारदा आती है। क्या हुआ बहू, समोसे का ठेला नहीं खोल के तुम यहाँ चुपचाप इस तरह खड़ी हो? सोच रही हूँ कि आज से मैं समोसा बेचना बंद कर दूंगी माँ जी। समोसा बेचना बंद कर दोगी तो फिर क्या करोगी बहू? माँ जी, हमारे पास सिर्फ समोसे का ठेला है, इसीलिए पता है कि बाजार कब लगती है, कहाँ पे जाना है हमें, कब समोसे बेचना है और कैसे बेचने से हम पैसे कमा सकते हैं अच्छे से। तो अब इसमें क्या समस्या है बहू? बात यह है कि अब सब देखा देखी समोसे का व्यापार शुरू कर दिया है, इसलिए हमारा व्यापार भी बस चल रहा है, बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही है। बहू, एक सच बात कह रही हूँ, सुनो। बताइए माँ जी। पहले चिकन बिरयानी आया, उसके बाद चिकन टिक्का बिरयानी आया और उसके बाद इस तरह शारदा कहना शुरू करती है। शारदा जो जो कुछ कहती है अनामिका एक एक बात बड़े ही ध्यान से सुनती है। बहू, मैं जो कहना चाहती हूँ तुम समझ गई ना? व्यापार बड़ा हो या छोटा हो, उसमें प्रतिद्वंदी तो होंगे और उस प्रतियोगिता में आपको जीतनी है। उसके लिए आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, कस्टमर का ख्याल रखना होगा, तभी आपकी जीत होगी। हाँ बहू, तुम फिर उसी रास्ते पे चलो, तुम सही सोच रही हो, तुम नया तरह से अपना काम दिखाओ। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका इस बारे में सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद अनामिका को एक अच्छी तरकीब सूझती है। चेहरे पे मुस्कान लेकर वो पास के ही किराना की दुकान में चली जाती है। वहाँ से वो गुलाबी और नारंगी रंग लेके आती है। शाम को वो समोसे का ठेला लगाने का पूरा बंदोबस्त करती है अनामिका। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश, बच्चे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। माँ जी, आपकी बातों से मैं बहुत उत्साहित हुई हूँ। काफी सोच विचार के बाद मैं अब रंग बिरंगा समोसे बनाऊंगी। उसकी बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अनामिका की बहुत प्रशंसा करते हैं। बहू का रंग बिरंगा समोसा, वाह रे वाह! अब इसी तरह नया नया चीज सोचो और कभी भी किसी चीज को लेकर दुखी मत हो। हाँ अनामिका, हमारे लिए तो बहू भी तुम ही हो और हमारे लिए बेटी भी तुम ही हो। तुम खुश हो ये देखकर हम भी बहुत खुश हैं। तुम जब दुखी होते हो तो मैं और तुम्हारी सास भी दुखी होते हैं। आप लोग सास ससुर नहीं है मेरे लिए, मेरे खुद के माँ पिताजी हैं। अब तक मैं बाजार में अकेले समोसे बेचती थी, अब मैं अकेले रंग बिरंगे समोसे बेचूंगी। याद रखना बहू, बाजार में बहुत प्रतियोगिता है, बस एक मुस्कुराहट के साथ हमें थोड़ा अलग करना है और जीत हासिल करनी है। इस तरह कहने के बाद रमेश और अनामिका अपने समोसे का ठेला लेकर गांव में जहां बाजार लगती है वहां चले जाते हैं। एक जगह पे जाकर वो अपना ठेला लगाते हैं। फिर अनामिका अपना रंग बिरंगा समोसा बनाकर वहां बेचना शुरू करती है। भाइयों और बहनें, बच्चे और बड़े, सिर्फ आपके लिए रंगीन समोसा बाजार में आया है। इस तरह जोर जोर से कहकर
वो अपना प्रचार करती है। रंगीन समोसा सुनकर बड़े ही आश्चर्य होकर सभी लोग उसके ठेले के पास आते हैं, ये सोचकर कि अब तक तो आलू समोसा, प्याज समोसा के बारे में सुना था, आखिर में ये रंगीन समोसा होता कैसा है, ये देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अब तक अनामिका के ठेले में सिर्फ सफेद रंग का समोसा बनता था, पर अब गुलाबी, नारंगी रंग के रंगीन और खुशबूदार समोसे बनने लगे। लोग ये सब देखकर आकर्षित होते हैं और उन्हें खुशबू भी बड़ा अच्छा लगता है। लोग अनामिका से वो समोसे लेकर बड़े ही उत्साहित होकर खाने लगते हैं। पैसे देकर वो समोसे लेते हैं और बड़े ही उत्साहित होकर सभी लोग समोसा खाते हैं। अनामिका के द्वारा सोचा गया रंगीन समोसा का ये व्यापार सक्सेसफुल रहता है और तब से उनका पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। रात के करीबन 7 बज रहे थे। प्रेमी प्रेमिका अखिल और हसीना हलीम सेंटर जाते हैं चिकन हलीम खाने के लिए। स्वादिष्ट है ना अखिल? बहुत अच्छा है हसीना। तुम रात में गांव जा रहे हो ना, फिर 2 दिनों के बाद आओगे? आ जाऊंगा हसीना। मैं जाके भैया भाभी को इस बारे में बताऊंगा। कहूंगा कि माँ पिताजी को वो समझाए। उन्हें कहकर जल्दी वापस आ जाओ, वहाँ पे ज्यादा दिन मत रुको। हसीना, तुम्हारे बिना मैं वहाँ रह सकता हूँ क्या? मैं जाऊंगा, भैया भाभी को इस बारे में बताऊंगा और वहाँ से जल्दी लौट आऊंगा। इस तरह हलीम खाते हुए वो दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके अगले दिन शाम के वक्त खेत किनारे पेड़ के नीचे अखिल इंतजार कर रहा होता है। वहाँ खेत का काम खत्म करके रमेश और भाभी अनामिका उस पेड़ के नीचे आते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? घर नहीं जाके तुमने यहाँ पेड़ के नीचे बुलाया? क्या बात है अखिल बाबू, तुम्हें कुछ कहना है क्या जो भैया भाभी को यहाँ बुलाए? हाँ भाभी, आप और भैया तो समझ गए हैं ना कि आखिर में मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग ये बात माँ पिताजी को समझाएंगे और उन्हें तैयार करेंगे। वो तो मैं समझ गया हूँ। उसका नाम क्या है? क्या करती है वो? उसके माता पिता क्या करते हैं? अजी, अखिल बाबू कुछ और कहना चाहते हैं और आप कुछ और कह रहे हैं। पहले उससे पूरी बात तो सुन लीजिए। भैया सही करे भाभी। एक मुस्लिम लड़की काम करती है मेरे साथ और मुझे उससे प्यार हो गया है। अखिल की बातें सुन के रमेश और अनामिका आश्चर्य होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर अखिल कहने लगता है, वो मुसलमान हो सकती है पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भैया। वो बहुत अच्छे इंसान है। वो सबसे मिलजुल जाती है। उसके मन में बहुत इंसानियत है और एक बात मैं कह सकता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ बस उसी के लिए। ये सुनकर रमेश बहुत घबरा जाता है। तुम्हें क्या हो गया था अब भाई? भैया, एक दिन मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया था, तो बहुत स्पीड से बाइक से जाने के दौरान मैं स्किड करके गिर जाता हूँ और उसी के साथ मैं बेहोश हो गया। ठीक उसी वक्त ये मुस्लिम लड़की मुझे देखी, उठाकर अस्पताल लेकर गई, मेरी सेवा की, तब जाके मैं फिर से ठीक हो पाया। ये कहने के दौरान उसकी आंखें नम हो जाती है। इतना सब कुछ हुआ, तुम्हें बताना चाहिए था ना हमें। हमारे रहते हुए भी तुम अस्पताल में अनाथ जैसा पड़े हुए थे। अगर मैं आप लोगों को बताता तो आप लोग सब परेशान हो जाते, शांति से नहीं रह पाते। माँ को अगर पता चलता तो अस्पताल का फर्क भी नहीं करती और वहीं पे चीख चीख के रोने लगती। वो ठीक है भाई, पर तुम जिंदा हो यही हमारे लिए बहुत है। मुझे वो अस्पताल लेकर गई, उसने मुझे खून दिया, फिर तो वो मेरे लिए देवी हो गई। क्या उसे प्यार करके मैंने गलत किया भैया? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। अगर ऐसी बात है तो माँ पिताजी को भी राजी करवाइए। इस बात को लेकर परेशान मत हो अखिल बाबू, मैं माँ पिताजी से खुद बात करूंगी। चलो अभी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। वो कह ही रही थी तब तक फोन बज उठता है। अखिल देखता है हसीना कॉलिंग। भैया, अब वो आपसे बात करना चाहती है, आप करेंगे क्या? मैं क्या बात करूं उससे? अखिल बाबू मुझे दो, मैं हसीना से बात करती हूँ। अखिल का फोन लेकर फिर अनामिका बात करने लगती है। हेलो हसीना, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप अनामिका है ना? हाँ हाँ, मैं अनामिका ही बोल रही हूँ। अखिल बाबू बता रहे थे उन्हें आपसे प्यार है। हमें तो कोई एतराज नहीं, पर माँ पिताजी इस बात के लिए क्या मानेंगे दीदी? अब जब तुमने मुझे दीदी कहकर बुलाया है, अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनसे
इसका तलाक करा दूंगी। अरे दीदी, इस तरह अनामिका और हसीना बातचीत करते हुए हंसने लगती है। अपना ध्यान रखना बहन, अखिल बाबू कल लौट आएंगे। इतना कहकर फोन रख देती है अनामिका। अखिल बाबू, हसीना की बातें सुन के मुझे समझ में आ रहा है वो आपसे कितना प्यार करती है और हमारे परिवार में आने के लिए वो कितना ज्यादा इंतजार की हुई है। और दूसरी बात यह है भाभी, उसके हाल ही में माता पिता गुजर गए। वो हॉस्टल में रहती है और हॉस्टल में रहकर वो मेरे ऑफिस में नौकरी करती है। हसीना से कहना अखिल बाबू, ये अनामिका दीदी है। ये सुनकर अखिल बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो तीनों चलते हुए अपने घर वापस जाते हैं। अगले दिन सुबह जब छोटा बेटा शहर वापस लौटने लगता है, माँ शारदा की आंखें भीग जाती है। 2 दिन भी नहीं हुए तुम्हारे आए और तुम वापस लौट जा रहे हो। क्या तुम 2 दिन यहाँ नहीं रह सकते? मैं फिर से रमजान के वक्त आऊंगा माँ, तब रहकर जाऊंगा। तुम रमजान के वक्त आओगे? मतलब उस वक्त छुट्टियां है क्या? हाँ रहेगी पिताजी। 2 दिन की भी छुट्टी मिल जाए तो बेटा यहाँ आकर रह जाना। मैं जरूर आऊंगा माँ। ठीक है भैया भाभी, मैं चलता हूँ। आप लोग माँ पिताजी से बात करके मुझे बताइएगा। ठीक है मेरे भाई। अखिल बाबू, अपना ध्यान रखिएगा। फिर अखिल वहाँ से चला जाता है। अजी चलिए तो हम मंदिर से आते हैं। मंदिर? मंदिर क्यों जा रही हैं माँ जी? हाँ माँ, अभी मंदिर क्यों? हाँ बेटा, छोटे की नौकरी लग गई, अब उसकी शादी होगी। उसके सर पे चावल रख के आशीर्वाद करेंगे, तब जाके हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। फिर बाद में हम हरे रामा हरे कृष्णा करके जीवन गुजारा कर लेंगे। वो बात नहीं है माँ जी। जाओ जाके मुर्गियों को दाना दो। वो बात नहीं है माँ, एक बार सुन तो लो अनामिका क्या कहना चाहती है। हाँ शारदा, सुन लो बहू क्या कहना चाहती है। शारदा अपने पति के बात को नकार नहीं पाई। बताओ बहू, तुम्हारे मन में क्या है, क्या कहना चाहती हो? अखिल बाबू को बिना बताए हुए उनके लिए रिश्ता देखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा माँ जी। हाँ माँ, अनामिका जो कह रही है मुझे भी सही लग रहा है। छोटा शहर में नौकरी करता है, पता नहीं अभी वो शादी के लिए तैयार है कि भी नहीं। भाई के लिए रिश्ता देखकर किसी को वादा कर देना भी सही नहीं होगा। बाद में इस बात के लिए हमें भुगतना पड़ सकता है। हाँ बेटा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ ही दिनों में तो रमजान आने वाला है। कुछ ही दिनों की बात है, देख लेते हैं। जब वो छुट्टियों में घर आएगा तो उससे पूछ के फिर रिश्ता तय कर देंगे। अब जब सब आप लोग एक हो गए हैं तो मैं क्या कहूँ, फिर देख लेते हैं। ये सुनकर अनामिका और रमेश थोड़ी सी राहत की सांसें लेते हैं। वहाँ से शारदा बाहर निकल आती है और मुर्गियों को दाना देने लगती है। मुर्गियों को दाना खाते देख उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अखिल हसीना को साथ लेकर घर आता है। दोनों को साथ देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है, फिर गुस्से से कहने लगती है, छोटा बेटा ये सब क्या है? अखिल बाबू, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ, पिताजी, भैया भाभी ने क्या इस बारे में आप लोगों से कुछ भी बात नहीं की है? भैया ने बताया कि आप लोगों ने मंजूरी दे दी है, इसीलिए मैं हसीना को अपने साथ यहाँ पे लेकर आया। छोटे, तुम चिंता मत करो, अभी तक हमने माँ पिताजी को इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। हम चाहते थे कि वो खुद अपनी आंखों से हसीना को देखे। हाँ अखिल बाबू, माँ जी, पिताजी, अखिल बाबू जो भी कहेंगे ध्यान से सुनिए, उसके बाद कुछ कहिएगा। अगर लगता है कि अखिल बाबू ने कुछ गलत की है तो हसीना वापस चली जाएगी। इस तरह कहने के बाद रमेश अपने माता पिता को शांति से घर पे बैठाता है। माँ, शहर में काम कर रहा हमारा छोटा भाई को एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। हसीना आगे बढ़ के आती है, उसे अस्पताल लेकर जाती है। परवाह ना करते हुए वो अपना खून देती है, भाई की जान बचाती है। इन दोनों को एक बार देखिए तो क्या ये अच्छे दंपति नहीं बन सकते? इस तरह कहने पे शारदा अखिल और हसीना को देखने लगती है। रमेश के बातों के मुताबिक वो दोनों बड़े अच्छे दंपति की तरह दिख रहे थे। माँ जी, आप हमेशा एक बात कहती है, याद है आपको? जिससे जिसकी शादी होगी ईश्वर वो पहले से ही लिख कर भेजे हैं। तो आप ये क्यों नहीं मान लेती कि अखिल की किस्मत हसीना के साथ ही लिखी हुई है? माँ, अनामिका के इस तरह से कहने पर हसीना शारदा प्रसाद के पास आकर उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है। माँ जी, मुझे ना मत कहिएगा, मैं अखिल के बिना नहीं जी सकती। मुझे बहू के रूप में स्वीकार लीजिए। मैं घर का सारा काम काज, खाना पकाना कर दूंगी, आप लोगों का ख्याल भी रखूंगी। माँ जी, मुझे जितना पता है
इससे बेहतर लड़की अखिल बाबू के लिए आप लोगों को नहीं मिलेगी। हाँ शारदा, देखो अखिल और हसीना को दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। इस तरह सभी लोग मिलजुल के शारदा को राजी करवा लेते हैं। घर पे अनामिका के साथ साथ हसीना भी घर का सारा काम करने लगी। फिर एक दिन, माँ मुझे हलीम खाने का मन हो रहा है। सही कहा बेटा, मेरा भी बहुत मन हो रहा है। हसीना, हसीना। इस तरह बुलाने पे अनामिका और हसीना दोनों वहाँ पे आती है। तुम और भाभी मिलके चिकन हलीम बनाओ, चिकन बाहर से ले आओ। इस तरह से कहने पे, बहन तुम देख लो हलीम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मैं बाहर से जाके मुर्गी ले आती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से बाहर चली जाती है। हसीना चूल्हे के पास जाके बैठती है। अनामिका मुर्गियों को पकड़ के ले आती है। फिर अनामिका और हसीना दोनों कड़ी मेहनत करके मजेदार चिकन हलीम बनाती है। फिर पूरा परिवार मिलके मजे से चिकन हलीम खाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।